हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे क्या होते हैं संसदीय विशेषाधिकार। ये आर्टिकल द हिंदू में छपी खबर नो प्रिविलेज टू एमपीज फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग सेशन नायडू के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र में विशेषाधिकार वाक्यांश अपने आप में विरोधाभासी प्रतीत होता है। दरअसल एक तरफ जहां लोकतंत्र समानता की बुनियाद पर टिका होता है, वहीं विशेषाधिकार एक ऐसे परिवेश को संदर्भित करता है जहां सामान्य प्रावधान से परे जाकर किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए विशिष्ट प्रावधान हो। अर्थात लोकतंत्र में विशेषाधिकार एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहां सैद्धांतिक रूप से समानता की मान्यता स्वीकार किए जाने के बाद भी किसी न किसी रूप में विशेषाधिकार लागू ही है। अगर इसे एक उदाहरण से पुष्ट करना चाहें तो किसी लोकतांत्रिक देश में संसदीय विशेषाधिकार ऐसी ही स्थिति को दर्शाता है। इसके विविध पक्षों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पूर्व लोकतंत्र व अधिकार इन दो शब्दावलियों को संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि इस युग्म का अर्थ स्पष्ट हो सके। तो सबसे पहले अगर अधिकार की बात करें तो आज हम जिस विस्तृत ढंग से अधिकारों की व्याख्या करते हैं, इसका स्वरूप हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। एक संकल्पना के रूप में अधिकार व इसकी ऐतिहासिक यात्रा को एक लेख में समेटना कठिन है। इसलिए सूत्रवाक्य में कहें तो आधुनिक समाज के निर्माण के पूर्व अधिकार का अर्थ था किसी वर्ग विशेष यथा राजा, पुजारी, सामंत इत्यादि को प्राप्त अतिरिक्त अधिकार, जिसे अब हम विशेषाधिकार कह देते हैं। अर्थात उस समय अधिकार की संकल्पना विशेषाधिकार तक सीमित थी। स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार के विभेद ने समाज में उथल पुथल मचाई तथा इस संरचना को बदलने के लिए परस्पर संघर्ष शुरू हुए। ये संघर्ष अनेक स्तरों पर चल रहा था। एक तरफ व्यक्ति के स्तर पर समानता की मांग शुरू हुई जिसका संदर्भ सामाजिक था, तो दूसरी तरफ राजत्व के दैवीय अधिकार को चुनौती देकर राजनीतिक समानता की बात उठने लगी। विभिन्न स्तरों से विशेषाधिकारों पर चोट होने लगी, जिस कारण अंततः अधिकार की आधुनिक संकल्पना आई जिसमें किसी वर्ग विशेष को अतिरिक्त सुख भोगने से रोका गया तथा समान रूप से सबको अधिकार प्रदान किए गए एवं हर व्यक्ति को समान माना गया। इसलिए अधिकार भी समान रूप से लागू हुए और लोकतंत्र भी इसी बुनियाद पर स्थित है। अर्थात जहाँ सार्वभौम रूप से सबको समान सुख भोगने का हक है। एक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र प्राय कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ से संचालित होता है तथा इसमें संविधान की सर्वोच्चता लागू रहती है। लोकतंत्र में सबको एक समान कानून से संचालित होना होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र व अधिकार परस्पर पूरक हैं तथा इनमें मनमाने रूप से किसी विशेषाधिकार की गुंजाइश नहीं है। सबको एक निश्चित कानून मानना ही होता है। इसलिए ही कई आलोचक संसदीय विशेषाधिकार की आलोचना करते हैं तथा इसे मौलिक अधिकार का विरोधी बताते हैं। हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी के विरोध के जवाब में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि सत्र के दौरान आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ सांसदों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, तो इस बात पर पुनः चर्चा शुरू हो गई कि इस विशेषाधिकार की सीमा क्या है। इससे जुड़े हुए कई पहलू हैं। मसलन संसदीय विशेषाधिकार क्या है, इसकी सीमा क्या है, इसकी परंपरा कहाँ से आई इत्यादि। तो सभी को हम विस्तार से समझेंगे, मगर पहले वर्तमान मामलों पर एक नजर डाल लेते हैं। असल में मामला ये है कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी से एजेंसी के सामने पेश होने का समन मिला था जबकि सदन का सत्र चल रहा था। इस बात को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने उच्च सदन यानी राज्यसभा में काफी हंगामा किया और सदन को स्थगित होने के लिए मजबूर किया। ठीक ऐसा ही विरोध शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी किया। ईडी द्वारा संसद सदस्य संजय राउत की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे सभापति को अवगत कराया जाना चाहिए था। तो इसके जवाब में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि सदस्यों में ये गलत धारणा है कि जब सत्र चल रहा हो तब उन्हें जांच एजेंसियों की सभी कार्रवाई के खिलाफ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में प्राप्त हैं। चूंकि इन दिनों सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए सरकार ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसका विपक्षी पार्टियां लगातार ही विरोध करती रही हैं।
तो अब ऐसे में जो सवाल उठता है वो ये है कि संसदीय विशेषाधिकार से जुड़े संवैधानिक प्रावधान आखिर क्या हैं? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान संसद के सफल व गतिरोध विहीन संचालन के लिए संसद में उसके सदस्यों को कुछ शक्तियां व विशेषाधिकार सौंपता है। इन्हें ही प्रचलित भाषा में संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के लिए तथा अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडलों के लिए ऐसे अधिकारों की चर्चा की गई है। चूंकि भारत के महान्यायवादी को सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, इसलिए ये अधिकार उन्हें भी प्राप्त होते हैं। संसद के सदनों व सदस्यों को मिले इन विशेषाधिकारों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में वो विशेषाधिकार है जो सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त हैं, जबकि दूसरे वर्ग में उन विशेषाधिकारों को रखा गया है जो व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों को प्राप्त हैं। तो चलिए पहले उन विशेषाधिकारों को जानते हैं जो सदन को सामूहिक रूप से प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 105(1) के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में अभिव्यक्ति की आजादी होगी। अर्थात ये अनुच्छेद सांसदों को संसद में अभिव्यक्ति के संदर्भ में सामान्य नागरिकों पर अनुच्छेद 19(2) के तहत आयोजित किए गए निर्बंधन से मुक्त करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 105(2) में 2 विशेषाधिकारों की चर्चा है। पहला, ये किसी सांसद द्वारा संसद में व्यक्त किए गए मत को न्यायालय की कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करता है, तथा दूसरा, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी कार्रवाई प्रकाशित करे या किसी को प्रकाशन का अधिकार दे दे। साथ ही संसद को ये भी अधिकार है कि वो प्रकाशन में किसी कार्रवाई के विशेष अंश को निरस्त कर दे। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार के ही संबंध में अनुच्छेद 105(3) ये प्रावधान करता है कि अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन को और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद समय समय पर विधि द्वारा विनिश्चित करे, और जब तक संसद ऐसा निश्चित नहीं करती तब तक उन्हें वही विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो संविधान लागू होने के दिन हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थे। मजेदार बात यह है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल संविधान के अनुच्छेद 105(3) में से हाउस ऑफ कॉमन्स शब्द को तो हटा दिया गया, किंतु उसकी जगह ये जोड़ दिया गया कि सांसदों को वही विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी जो 44वें संविधान संशोधन के पूर्व प्राप्त थीं। अर्थात विशेषाधिकारों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया। ये आज भी हाउस ऑफ कॉमन्स के समान ही हैं। इन्हीं विशेषाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में संसद को अधिकार है कि दोषी व्यक्ति को दंडित कर सके। विशेषाधिकार हनन की अवधारणा अत्यंत व्यापक है तथा यह संसद के विवेक पर निर्भर है कि किस कृत्य से उसकी गरिमा को ठेस पहुंची है। साथ ही विशेषाधिकार हनन के संबंध में कौन सा दंड दिया जाए ये भी संसद ही तय करती है। गौरतलब है कि राज्य के मामले में वही शक्ति विधानसभा को भी प्राप्त है। इस व्यापक व असीमित शक्ति का संसद व विधानसभा ने खूब उपयोग या दुरुपयोग किया। गाहे बगाहे सर्वोच्च न्यायालय ने भी संसद की इस शक्ति को वैधता प्रदान की है। 1958 के MSM शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा के केस में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 194(3) के तहत प्राप्त विशेषाधिकार सामान्य रूप से प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से सर्वोच्च हैं तथा इसके तहत अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। दरअसल MSM शर्मा एक अंग्रेजी दैनिक सर्चलाइट के संपादक थे तथा उन्होंने बिहार विधानसभा की कार्यवाही से बाहर कर दी गई बातों को भी प्रकाशित कर दिया था। इसे बिहार विधानसभा ने विशेषाधिकार का हनन माना था। हालांकि आगे 1967-68 में न्यायालय ने एक अन्य मामले में निर्णय देते हुए कहा कि संसद की दंड देने की शक्ति असीमित नहीं है तथा इस पर न्यायालय को विचार करने का अधिकार है। वस्तुस्थिति ये है कि अभी भी संसद या किसी विधानसभा ने विशेषाधिकार को संहिताबद्ध नहीं किया है तथा मनमाने आधार पर फैसला करती आई है। इस कारण से कई बार मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा। हालांकि इस विशेषाधिकार से जुड़े हुए कई अन्य मसले भी हैं, लेकिन पहले हम यहाँ व्यक्तिगत रूप से संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार को जान लेते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की तरह भारतीय संसद के सदस्यों को भी अधिकार है कि उन्हें संसद सत्र के दौरान या उससे 40 दिन पहले तथा 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये संरक्षण इसलिए दिया गया ताकि सभी संसदीय सदस्य संसद की कार्यवाही में भाग ले सकें और इसलिए ही इस प्रावधान को CRPC यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 क में शामिल किया गया है।
यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ये विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारियों तक ही सीमित हैं। अगर कोई संसद सदस्य किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त है या उसे निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे ये संरक्षण नहीं मिलेगा। न्यायालय की अवमानना के मामले में भी ये संरक्षण उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन गवाही देने के लिए ये संरक्षण उपलब्ध है। मतलब ये कि जिस समय संसद का सत्र चल रहा होता है उस समय किसी सदस्य को किसी मामले में गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता है। यहाँ सदन की अनुमति का मतलब सदन के पीठासीन अधिकारी से है। इसी तरह बोलने की आजादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी व्यक्तिगत विशेषाधिकार का ही भाग है। इसका अर्थ है कि संसद का सदस्य संसद के भीतर की गई अपनी अभिव्यक्तियों के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है। इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। हालांकि यहाँ स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस अनुच्छेद का संरक्षण सिर्फ उन अभिव्यक्तियों या भाषणों तक सीमित है जो संसद के भीतर दिए गए हैं। संसद के बाहर संसद सदस्य भी साधारण नागरिकों के समान हैं और उन पर वे सभी युक्त सीमाएं आरोपित होती हैं जो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आरोपित की गई हैं। हालांकि अनुच्छेद 105(1) के अधीन संसद सदस्यों की संसद में बोलने की यह स्वतंत्रता 2 तरह के निर्बंधनों के अधीन है। इनमें से एक निर्बंधन संविधान के उपबंधों के अधीन है। संविधान के अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। मगर ये प्रतिबंध उस समय लागू नहीं होता जब संसद में उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है। वहीं दूसरा निर्बंधन संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले विनियमों तथा स्थायी आदेशों के भी अधीन है। इस संबंध में लोकसभा का नियम 352 और राज्यसभा का नियम 238 महत्वपूर्ण है। इनमें कहा गया है कि कोई संसद सदस्य संसद में न तो अशिष्ट भाषा का प्रयोग करेगा और न ही असंसदीय आचरण करेगा। जो कि हमारा संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संसदीय परंपरा से लिया गया है, इसलिए ब्रिटेन में मौजूद संसदीय विशेषाधिकार पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय गणतंत्र के विपरीत इंग्लैंड अभी भी संवैधानिक राजतंत्र का एक उदाहरण है। मतलब ये कि भले ही राजा को नाम मात्र की शक्ति प्राप्त हो, किंतु अभी भी सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता स्थापित है। हालांकि व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड की संसद इतनी मजबूत है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी लड़के को लड़की और लड़की को लड़के में बदलने की सिवाय कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि हाल तक ब्रिटिश संसद न्यायिक रूप से भी सर्वोच्च संस्था थी। ये स्थिति शुरू से नहीं थी, बल्कि संसद और राजतंत्र के बीच लंबे समय तक शक्ति संघर्ष चला, जिसके परिणाम स्वरूप आज ब्रिटिश संसद इतनी मजबूत हुई। आज की ब्रिटिश संसद अपने पूर्ववर्ती हित समूहों और दबाव समूहों का परिष्कृत रूप है। ब्रिटिश राजतंत्र पर पहला अंकुश तब लगा जब 1215 में किंग जॉन से अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कराए गए। राजतंत्र की शक्ति में कटौती के लिए पहले गृह युद्ध, फिर 1688 की गौरवशाली क्रांति हुई, जिसने अधिकारों का दायरा बड़ा किया। इसी विकास क्रम में संसद मजबूत होती गई तथा उसने अपने लिए विशेषाधिकार निर्मित किए। इस संसदीय विशेषाधिकार को इसलिए लाया गया था ताकि राजतंत्र किसी भी प्रकार से संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप न कर सके। अर्थात ये ब्रिटेन की विशिष्ट परिस्थिति से उपजा था, जिसके मूल में राजतंत्र व संसद का संघर्ष था। जब भारत का संविधान निर्मित हुआ तो इसको हूबहू ब्रिटिश संविधान से अपना लिया गया, जबकि यहाँ राजतंत्र व संसद के बीच विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी। संविधान सभा में इसे लेकर काफी बहस हुई, मगर अंततः इसे शामिल कर लिया गया और इस तरह संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संसदीय परंपरा का अभिन्न अंग बन गया। चलिए अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। तो सवाल है, संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं और ये किन मामलों में प्राप्त होते हैं? चर्चा कीजिए।